जनाब कश्मीर लाइफ में एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल हम माज़रत ख़्वाह है। अभी हमने चूँकि कुछ देर कबल लाइव स्टार्ट तो किया था, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से वो लाइव नहीं चला तो हमें बंद करना पड़ा। अभी फिर से एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल। हम बात कर रहे थे कि हम इंसान अपने गिरदो-नवा में जो कुछ देखते हैं, उससे काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उससे सीख तो ले ही लेते हैं, साथ ही बहुत कुछ महसूस करते हैं और जो कुछ वो महसूस करते हैं उसका अपने अंदाज से, अपने हिसाब से ज़हन में खाका बना लेते हैं और उसी को बयाँ करने के लिए अलग-अलग ज़राए का इंतखाब करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैनवस और ब्रश का इंतखाब करते हैं उस कहानी को बयाँ करने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कागज़ और कलम का इंतखाब करते हैं उस कहानी को बयाँ करने के लिए। कहते हैं ना कि एवरीवन हैज़ अ स्टोरी, हर एक के पास स्टोरी होती है, कहानी होती है बोलने के लिए। और अंग्रेज़ी मुफ़क्किर जिसका मैंने ज़िक्र किया था कुछ देर कबल, क्या खूब कहा है उसने कि हम लोग ज़िंदगी गुज़ारने के लिए कहानियों को बयाँ करते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ जो आज हमारी मेहमान हैं, जिन्हें हमने आज के इस लाइव सेशन में मौजू किया है, वो हमारे कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी ही खूबसूरत अफ़साना निगार है। बहुत ही खूबसूरत लिखती है, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती हैं और उनका जो काम है, वो कौमी सतह पर काफ़ी सराहा गया है और साथ ही साथ वो उर्दू में तो लिखती हैं, लेकिन उनका जो वो वर्क है, वो इंग्लिश ज़बान में ट्रांसलेट भी हो चुका है। हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज की मेहमान डॉक्टर राफ़िया वली साहिबा से। राफ़िया जी, आपका बहुत-बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। शुक्रिया इकरा साहिबा। मेरा तो कश्मीर लाइफ के मुतालिक पहले भी एक तजुर्बा रह चुका है, लेकिन आपकी खूबसूरत आवाज़ सुनकर मैं तमाम तजुर्बात भूल गई और आपकी आवाज़ पर मैंने लब्बैक कहा। आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने शुक्रिया। मुझे इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। जी, जी, हमारी खुशबख्ती आपने हमें एक दफ़ा फिर से मौका दिया आपको होस्ट करने का। जी। शुक्रिया, शुक्रिया। इससे 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 कबल हम शॉर्ट स्टोरीज़ की ओर आए कि किस तरह से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ शॉर्ट स्टोरीज़ की ओर, अफ़साना निगारी की ओर। हम चाहेंगे सबसे पहले हम आपकी ज़ाती ज़िंदगी से ही शुरू करें कि राफ़िया जी कहाँ पली-बड़ी, कहाँ पैदा हुई और तालीम और तरबियत का क्या मामला रहा? अम, तो मेरी मतलब आपने बचपन की यादों को खंगाल दिया। पहली बात कि जी मैं कस्बे सोपोर से ताल्लुक़ रखती हूँ। शिमाली कश्मीर का कस्बा है, बहुत मशहूर कस्बा है अपने बागात की वजह से, सेबों के बागात की वजह से। तो ज़ाहिर है कि तख़लीक़ियत तो हमें कुदरत की तरफ से वदीयत हुई है। हम ज़मीनों से भी उगाते हैं और पेड़-पौधे हमारे इर्द-गिर्द ऐसे माहौल पैदा कर ही लेते हैं कि जिससे क्या बात कुदरती तौर पर ये वो ज़रख़ेज़ियत हमें मिली है यहाँ से। लेकिन मेरा मामला ये रहा कि मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। जब पढ़ाई शुरू की तो उनका वो पूरा मतलब एक रहा कि नहीं पढ़ना है, लिखना है और ये कि उसमें ये था कि हमारी अम्मी चूँकि हम ये कहूँ मैं आपसे कि ख़ानदानी तौर पर कोई ऐसा मतलब नहीं था पीछे बैकग्राउंड कि हमें इसी फ़ील्ड में जाना है या बहुत कुछ आगे करना है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन माँ की तरबियत थी और भाइयों का वो मिला-जुला प्यार था, थोड़ी डाँट-फटकार भी थी। जिससे हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ लिए और अम्मी हमारी इस सारी कोशिशों में अम्मी की ज़्यादा काविश रही है कि उन्होंने बड़ी बेहतर तरीके से तरबियत की थी और हमेशा ये सिखाया था कि दूसरों के दर्द का एहसास करना चाहिए। वो दर्द का एहसास करते-करते खुद कब दर्द पाल लिए पता ही नहीं चला और वो ज़हन में रहा कि नहीं जो आप जब आप खुद अपना दर्द महसूस करते हैं तो यकीनन आपको दूसरों के दर्द भी महसूस होते हैं। तो वो चीज़ें कुदरती तौर पर शामिल होती गईं और पहली स्कूलिंग मेरी यही हुई है, एफएटी स्कूल से मैंने पढ़ा है। फिर उसके बाद जामिअतुस सालिहात रामपुर से मैंने फ़ाज़िला भी किया, आलिमा फ़ाज़िला किया है। फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक पीजी अरबिक्स किया है। फिर मानो हैदराबाद से पीजी किया है, उसके बाद वहीं से एमफिल भी करा और फिर कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई। अभी रिसेंटली उसका प्री सबमिशन वाइवा हुआ। तो ये सारी कहानी है।
और बचपन में क्या कहते हैं, कम हमारे यहाँ जो एक और मसला है कि हमारे घर में थोड़ा ये मामला था कि शादी का एक वक़्त मुतय्यन होता है, तो इस हिसाब से मेरी शादी भी 20-22 साल की उम्र में हो गई। तो अल्लाह का फ़ज़्ल है कि शौहर बड़े समझदार मिले। उन्होंने वो मेरा शौक-ज़ौक देखकर उन्होंने ये कहा कि नहीं, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, जहाँ तुम्हारा दिल चाहता है। एक मेरा भी ये मामला था कि मुझे पढ़ने-लिखने में ही शायद मेरी जो अंदर जो ख़वातीन की कशिशें होती है ज़ेवरात में या क्या कहते हैं कुछ जायदाद में, तो मेरी कशिश किताबों में थी। तो शौहर ने उस शौक को पूरा किया आगे चलकर, फिर उन्हीं के यहाँ मैंने एमफ़िल भी करा है और पीएचडी भी मैंने अपने ससुराल में ही की है। अल्हम्दुलिल्लाह ससुराली माहौल भी बहुत खूबसूरत रहा, बड़े समझदार लोग मिले, जिन्होंने मेरी इस जो मतलब मेरा रुझान था जिस तरफ लिखने-पढ़ने की तरफ, तो उन्होंने पूरी उसकी तरफ मेरी रहनुमाई की। उसके लिए मैं उनकी भी शुक्रगुज़ार हूँ। एमफिल और पीएचडी आपने किस सब्जेक्ट किया? मेरा एमफ़िल रहा है उर्दू में और उर्दू हुँ, में मेरा टॉपिक था नज़र सज्जाद कुर्रतुल ऐन हैदर मशहूर नॉवल निगार हैं। उनकी माँ रही है नज़र सज्जाद। नज़र सज्जाद के नॉवल थे हरमा नसीब और आहे मज़लूमा का तनकीदी जायज़ा। ये मेरा एमफ़िल का टॉपिक था और अबुल कलाम सर मेरे गाइड रहे हैं मानों में और बहुत बेहतरीन उस्ताद, जिनकी निगरानी में न सिर्फ़ ये सीखा कि रिसर्च कैसे की जाती, बल्कि ये भी सीखा कि एक खातून को अगर अदब की तरफ अगर उसका रुझान है तो किस तरीके का मुताला उसके लिए कारआमद होता है, वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई जिसके लिए मैं मशकूर हूँ अपने उस्ताद मोहतरम की। फिर मैंने पीएचडी भी इसी टॉपिक से रिलेटेड किया कि 80 के बाद हमारे यहाँ जो फ़िक्शन पला है तानीसेट के हवाले से, फ़ेमिनिज़्म के हवाले से जो फ़िक्शन का एक रुझान बन गया, तो उस हिसाब से मैंने वही टॉपिक भी चुना। तो 80 के बाद ख़वातीन की फ़िक्शन निगारी पर मेरा जो फ़ोकस था उसी के तहत मैंने अपना मकाला भी मुकम्मल किया। डॉक्टर नुसरत जबीं है मेरी यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में, वो उनकी निगरानी में मैंने ये अपना मकाला जो है मुकम्मल किया है। राफ़ी जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अचानक से ये लगा हो कि मेरे अंदर एक राइटर बसता है। ये तो पहले का मामला हुँ, होगा। कब लगा आपको कि मेरे हुँ। अंदर जो है राइटर बसता है, मुझ में लिखने की सलाहियत है? कब लगा? आपको पता है इकरा जी, पता नहीं आप इस चीज़ को कैसा समझेंगे, लेकिन हकीकत मैं बयान करूँ कि मुझे खूबसूरत चीज़ें मतलब अक्सर जो है खींचती थी। वो खूबसूरत मनाज़िर हो, खूबसूरत शक्लें हों या खूबसूरत अल्फ़ाज़ हों, ये कुदरती तौर पर खींच लेती थी मुझे। मैं शायद 8वीं की 9वीं में पढ़ती थी। जब प्रिंसेस डायना मुझे बड़ी खूबसूरत लगती थी, तो उनके मैं फ़ोटो काट के अपनी डायरी में चिपकाती थी। वो चिपकाने पर मतलब फिर पहले तो फ़ोटो चिपकाती थी, फिर थोड़े एक आध जुमले लिख देती थी। फिर उनका वो मतलब रोड एक्सीडेंट में वो मर गई, वो एक धचका लगा मुझे, कि एक खूबसूरत चीज़ें बड़ी फ़ानी होती है, मतलब हर चीज़ का एक ज़वाल है, हर चीज़ जो है, चाहे वो मतलब दुनिया कितनी भी खूबसूरत हो, पर इसका तो अंजाम वही है कि एक मुसलमान होने के नाते हमारा अकीदा भी यही है कि हर चीज़ फ़ना होने वाली है, हर इर्तिका को ज़वाल मिल ही जाता है। तो वो चीज़ें पता नहीं क्यों खब सी गई दिल में। जब वो डायना का इंतकाल हुआ, तो फिर वो एक चीज़ खब सी गई दिल में कि नहीं, चुभन सी महसूस हुई कि नहीं, कुछ तो है कि ये दुनिया मतलब दारुल करार तो नहीं है। बस वो एक चुभन वहाँ से शुरू हुई, उसके बाद एक नज़्म मैंने लिखी थी, पर नज़्म वही बचपना था, उतनी ना तो उसमें तो बहर काफ़िये का तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था, किस तरह एक दर्द था। फिर उसके थोड़ी कुछ दिनों बाद मैं अपनी डायरी मेंटेन करती थी, जैसे किसी ने डाँट दिया, तो वो हसास थी तो वो लिख देती थी। कोई चीज़ अच्छी हो गई, कहीं इनाम मिला पढ़ाई पर या कुछ हुआ, तो वो चीज़ भी लिख देती थी। तो वो हसासियत जो थी वो फिर मतलब कुदरती तौर पर पनपती गई और उस हसासियत की वजह से एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने एक बड़ी लंबी-सी, चौड़ी-सी एक कहानी लिख दी, लेकिन पता नहीं था कि ये अफ़साने के ज़ुमरे में शामिल होगा। तो फिर अपने वही एमफ़िल के बाद मैं एमफ़िल की बात कर रही हूँ, जब तक मैं सिर्फ़ पढ़ती थी। एक शौक था कि मैं नॉवल मैंने इतने सारे पढ़े कि मेरे भाई मेरी लाइट काट देते थे कमरे की, कि सो जाओ, आँखें मतलब खराब हो जाएँगी, क्या हर वक़्त इसी में पड़ी रहती हो? पर मेरा ये था कि खाना-पीना और नॉवल पढ़ना, बस ये काम था मेरा। यहाँ तक कि जब मेरी शादी हुई, मेरे भाइयों ने 3 बोरियाँ नॉवलों की बाँध के
कबाड़ी को बेच दी कि अब जो है मतलब इस लड़की का जो कुछ था, अब तो ये मतलब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। जी। लेकिन मेरे मतलब अल्लाह का शुक्र ये रहा कि शौहर ने फिर उस शौक को असर नौ तरतीब दे दिया। तो असल में ये बहुत। चीजें है कि हसासियत मैं समझती हूँ कि हसासियत मेन चीज है। मैं मेन वजह रही है कि मैं मतलब इस चीज की तरफ चली गई, और पहली तहरीर जो लिखी थी वो अधूरी तहरीर नाम से मैंने लिखी थी। लेकिन बाकायदा इस फिक्शन की तरफ जो मेरा पहला अफसाना मैंने पढ़ा था, वो फिक्शन राइटर्स गिल्ड यहाँ पर जम्मू कश्मीर में एक फाल रोल अदा कर रहा है इस सिलसिले में। तो वहां मैंने पहली कहानी लज्जत नाम से पढ़ी थी, जो बाकायदा अच्छा। मेरे फिक्शन का आगाज था। हम्म। जी। इस जो कि राइटर जो होता है, कुदरती हसास तो होता ही है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो आपने आपके अंदर हसासियत मौजूद थी, उसने आपको शायरा क्यों नहीं बनाया, एक अफसाना निगार क्यों बनाया? इसके पीछे वजह क्या? क्योंकि आपने जिस ये तरह से आगाज तो आपने नज्म से ही बहुत किया, क्यों नहीं? जी। बहुत खूब। असल में जी, असल में मैं ये समझती कि पता नहीं, ये मेरी अपनी सोच है, ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा मतलब मैं पूरे शेर अदब को ऐसा नहीं कह सकती। मैं समझती कि शेर के लिए एक मौज़ू, बहर, काफ़िये का, रदीफ़ वग़ैरह का इसका ज़रूरी है, एक बहर हो। लेकिन हर तुकबंदी शेर नहीं कह सकते, हम हर तुकबंदी को शेर कह नहीं सकते, जो कि हमारे एक रुझान पनप चुका है कि कहीं किसी ने 2-3 जुमले मतलब बहर में कह दिए, या थोड़ा उसका राइमिंग वर्ड्स हो गए, वो रिदम आ गया, तो आपने उसको अशआर की सफ में बाँध दिया और आप खुद को शायर मानने लगे। क्योंकि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मेरा शुरू से ही रुझान था नॉवल और अफ़साने की तरफ। मैं नॉवल ही पढ़ती थी, मैं अशआर नहीं पढ़ती थी। मैं नॉवल ही पढ़ती थी, मैं अफ़साने ही पढ़ती थी। तो कुदरती तौर पर वो एक जो अंदर असल में शेर में मैं ये समझती कि आपकी एक फ़िक्र होती है जो पनपती है और आप लिख लेते हैं। लेकिन अफ़साना आप किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी जीते हैं अंदर। फिर वो ज़िंदगी जीने के बाद उसको जब सफ़े किरतास पे उतारते हैं, तो उस वक़्त वो आपकी नहीं, उस किरदार की ज़िंदगी होती है जिसको आपने जिया होता है कुछ दिन अपने अंदर, और आपने उसको सफ़े पे उतारा होता है। क्या बात है! क्या खूबसूरत अंदाज में आपने इसको बयां किया। अच्छा राफिया जी, हमें ये बताएं कि आप जब लिखती हैं, चूंकि जाहिर सी बात है, आपने ये कहा कि जो कुछ भी हमें इर्द गिर्द गिर्दो नवा में स्ट्राइक होता है, हम उस ताल्लुक से लिख लेते हैं। हुँ, लेकिन ज्यादातर हमें हुँ। आपके अफसानों से क्या मिलता है, यानी आपका प्लॉट क्या रहता है ज्यादातर, जो आप जिस ताल्लुक से आप लिखती हैं? आप यकीन करें इकरा जी, मेरे मतलब कभी-कभी तो घर में बच्चों की बात कुछ ऐसी असरअंदाज हो जाती है कि मेरा वो प्लॉट बन जाता है। कभी ऐसा होता है कि मैं महीनों कोई प्लॉट नहीं बन पाता। कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई रेडे वाला, या मतलब कोई जो गैर रियासती मज़दूर है, या गैर रियासती औरतें जो कश्मीर में दरामद हुई है हमारे यहाँ, ख़ासकर अगर जी। आप देहाती माहौल जानती हो कश्मीर का, तो यहाँ पर जब ये बाहर की औरतें, गैर रियासती औरतें जब हमारे यहाँ आती हैं, तो हमारे यहाँ अमूमन निकाह के वक़्त जब हम कश्मीरी रिवायत को देखें कि अगर कोई आदमी शख़्स बूढ़ा है, या थोड़ा मतलब फिजिकल तौर पर वो या मतलब कमजोरी है उसकी, तो हम उसके लिए एक बाहर की औरत का, गैर रियासती औरत का इंतजाम कर लेते हैं कि यस। शादी इस तरीके से हो जाएगी, तो वो मसला। तो मुझे ये बड़ा खलता था कि ये लोग कैसे आती होंगी, इन लोग अपना मतलब, चाहे देखिए गरीबी चाहे मतलब कहीं भी हो, वो इंसान को तो मतलब उसका इस्तेसाल तो गरीबी ही से शुरू होता है। तो उन चीज़ों की तरफ मैं अक्सर फिर उन जो गैर रियासती औरतें होती थी, मैं उनसे मिलती हूँ कि आपको किस तरह यहाँ लाया गया? क्या वजह रही? आप अपने शहर को मतलब कितना याद करती हैं, या अपने बचपन को आप किस तरह जीती? और मैंने ये पाया कि मैं उनमें से कोई भी, हो सकता कोई हो, या मुझे जो मिली, मुझे वो कभी मुतमईन ना महसूस हुई। तो वो गैर इत्मीनानी मैं समझती हूँ कि जहाँ कहीं मुझे गैर इत्मीनानी दिखती है, मैं चौंक जाती हूँ और मैं उसको लिखती इसमें एक खातून हूँ। का जिक्र हुआ है, वो किस तरह से अपने आप को चेंज करती हुई नजर आ रही है इस स्टोरी में। हम यूं कह सकते हैं, अक्सर जब हम फेमिनिज्म का जिक्र करते हैं,
ज्यादा आम कॉन्सेप्ट है, हर जगह हम सुनते हैं। जो पहले इसका एक हुँ। notion हुआ करता था, अब नहीं है, अब चेंज हुआ है। आप बहसते खातून, हम तो ये भी कहते हैं ना अक्सर कि जब एक खातून एम्पावर्ड होगी तब जाके सारे मामलात उसके लिए सही है। आप क्या मानती हैं, क्या समझती है आप, फेमिनिज्म आपके लिए क्या है? अपना एक कॉन्सेप्ट होगा आपका, क्या समझती है फेमिनिज्म के हवाले से? बिल्कुल इकरा, पहले तो ये कहूँ कि फेमिनिज़्म जहाँ से शुरू हुआ, मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखकर ये साबित किया था कि मर्द और औरत जिनसी तौर पर यकसां है। फिर साइमन का ये नजरिया रहा कि जिनसी तौर पर मर्द और औरत तो यकसां हैं, लेकिन सिनफी तौर पर हमने औरत को मर्द से मुख्तलिफ बनाकर पेश किया है। मिसाल के तौर पर आप इस तरह समझिएगा कि निस्वानियत, अगर मर्द की मर्दानियत है और औरत की निस्वानियत है, ये दोनों अलग चीजें हैं। फितरत ने दो हयातियाती जिन्सों को पैदा किया, एक को मर्द की शक्ल में, एक को औरत की शक्ल में। लेकिन हुआ क्या कि सिन्फ के एतबार से मर्द ने औरत पर अपना तसल्लुत जमाया है, यानी कि उसकी निस्वानियत को कमजोरी, बुजदिली से ताबीर किया है, और खुद का जिन्स उसने सिन्फ के तौर पर इस तरह मुतारिफ करवाया कि मर्द जो है दिलेर है, बहादुर है। इसलिए हर जो बहादुरी का काम है या मईशत का जो काम है या बाहर की जो पूरी जो पैदावारी जो तख्लीक है यहाँ पर, तो उस सब पर मर्द काबिज होता गया और औरत जो है हाशिए में चली गई। लेकिन पहले दौर में ये हुआ कि फेमिनिज्म के पहले दौर में कि औरत को उस हाशिए से बाहर निकाला जाए, यानी औरत को बाकायदा समाज में सिनफ के तौर पर नहीं बल्कि जिन्स के तौर पर वो अलग है, औरत मर्द से मुख्तलिफ है। मेरा अपना नजरिया है कि हम सबका नजरिया है कि अल्लाह ने हमें या कायनात फितरत ने या खुदा ने हमें फितरती तौर पर मर्द से मुख्तलिफ बनाया है, लेकिन मुख्तलिफ होने का मतलब ये नहीं है कि कमतर बनाया है। मुख्तलिफ होने का मतलब ये है कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हमें अपने तरीके से पहचाननी है, और मर्द की जो जिम्मेदारियां हैं वो अपने तरीके से, ना वो हमें कम जाने ना हम उनसे खुद को जो है अफजल जाने। अब ये है कि फेमिनिज्म के पहले दौर में जहां पर औरतों को वोट का हक देने की बात की गई, तालीम के हक की बात की गई, और इसी तरह समाज में जो बाकी हिस्सेदारियां हैं उनमें शराकत की बात कही गई, उस हद तक तो ठीक है। एक औरत पढ़ी लिखी हो, समाज की हिस्सेदारी में हमारे अपने, अगर मशरिकी रिवायत में देखें, हमारी रिवायत में यहाँ पर इतनी आजादी औरत के को है कि वो पढ़ी लिखी है, समाज की हिस्सेदारी में शराकत दारी अपना अंजाम दे रही है वो। लेकिन इंतहा पसंद फेमिनिज्म का जो नजरिया रहा है कि तीसरी वेव जो चली थी फेमिनिज्म की, जिसमें औरत की साख्त पर ही सवाल उठने लगे, यानी एक औरत बहैसियत माँ जब एक कायनात की हिस्सेदारी में शरीक होती है, तो उन्होंने उस साख्त पर ही सवाल उठाने शुरू किए कि औरत की साख्त ही उसकी कमजोरी है, यानी एक औरत माँ बनने के बाद कमजोर हो जाती है या उसकी जिस्मानी साख्त है वो खराब हो जाती है। तो इसलिए जो है हम क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं कि अब जो औरत की साख्त है वही उसकी दुश्मन है। तो यहाँ से फेमिनिज्म का जवाल शुरू हुआ, क्योंकि फितरत की तकसीम में रखना डालना, फितरत की कारीगरी में अपना जो है टांग अड़ाना आप कह सकते हैं, वो तो कुदरती तौर पर किसी भी चीज का जवाल की वो पहली अलामत है। तो वहीं से वो जवाल पजीर हो गई। लेकिन फेमिनिज्म ने जो तस्वुरात ये दिए कि औरत को वोट का हक हो, औरत को तालीम का हक हो, बुनियादी हिफ्जान सेहत का हक हो उसको, तो उन उसूल की तो हम कदर करते हैं। और बहसते अगर हम आलमी नजरिए से देखेंगे, एक वहां पर आज भी औरत के मुतल्लिक ये बात कही जाती है कि समाज की या माशरत की हिस्सेदारी में उसका एक हिस्सा है। लेकिन अब देखें आप, इतना फेमिनिज्म वावेला मचने के बावजूद भी औरत कहाँ नहीं पिस रही है। आप यस। खुद मीडिया में हैं, आप सोचे कि सोशल मीडिया में अगर एक लड़की आ जाती है तो किस हद तक हम आज भी ज़हनी तौर पर उतने बालिग नहीं हुए हैं कि हम ये मान ले कि जो लड़की बाहर आके काम कर रही है, तो क्या मतलब हम ये समझते हैं कि तुम जाके कहीं अंदर बैठ जाओ, कहीं मजहबी किताब का दर्स लो,
ہم ان کو یہی نصیحتیں کرتے ہیں، جبکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ مذہبی درس دینے والی تو پہلی عورت تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب یہی ہم ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ بالکل ہم بھول جاتے ہیں کہ معیشت کی حصے داری میں تو حضرت خدیجہ اول نام ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ طب کے شعبے میں حضرت ام عمارہ نے جنگ احد میں تو بہت بہترین خدمات انجام دی ہے۔ تو ان کو تو نہیں کبھی کہا گیا ہے کہ جا کے مذہب کا درس اندر کمرے ساتھ پردوں میں بیٹھ کے لے۔ ہماری مذہبی روایت میں اتنی گنجائش ہے کہ ایک عورت پڑھ لکھ کر، ایک اپنے اقدار کی حفاظت کر کے، اپنی روایت کی پاسداری کر کے بہت اچھا نام کما سکتی ہے۔ بالکل شکریہ بجا کچھ فرما دیے آپ، خوبصورتی سے آپ نے اس کو بیان کیا، اور آپ کے ذہن میں اس کا جو ایک خاکہ ہے وہ آپ نے بخوبی اس تعلق سے بتایا۔ اچھا، آخری کچھ منٹ ہمارے پاس بچے ہیں، یوں مانے 2 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں، ہم چاہیں گے آپ یہ بتائیں، شارٹ اسٹوری رائٹنگ کا جہاں تک تعلق ہے، آپ کیا دیکھتی ہیں ہمارے یہاں وادی میں، بالخصوص جموں کشمیر میں، آپ فیوچر کہاں دیکھتی ہیں شارٹ اسٹوری رائٹنگ کے حوالے سے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں اردو دیکھیں سرکاری زبان بھی ہے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ سرکاری زبان تو ہو سکتی ہے، لیکن مادری زبان میں جو محاکات، استعارات، تشبیہات، تلمیحات جو ہوتی ہیں اس سے ہم نابلد ہیں، اور وہ چیزیں ہمیں جب ہی آ سکتی ہے جب ہم باقاعدہ اردو ادب کا مطالعہ کریں۔ اس کے لیے ہمیں وقت دینا ہے زبان کو۔ آپ جس زبان میں لکھ رہے ہیں یہ آپ کی مادری زبان اگرچہ ہے نہیں، لیکن آپ اس میں مہارت، جس طرح آپ ہمارے یہاں دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے انگریزی لکھنے والے اسی حساب سے لکھ رہے، اسی مطلب لیول کا لکھتے ہیں جس حساب سے گلوبل لینگویج وہ ہے۔ اسی اب اردو تو خیر برصغیر کی زبان ہے، تو اب برصغیر میں جس طرح اس کو برتا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے اردو ادب کو سنجیدگی سے پڑھیں، ایک سنجیدہ قاری ہونا ضروری ہے بمقابل ایک سنجیدہ تخلیق کار کے۔ جب آپ سنجیدہ تخلیق کار ہوں گے، اس سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک سنجیدہ قاری ہوں۔ آپ ادب کو پڑھیں، برصغیر میں ماشاءاللہ بہت بہترین ادب تخلیق ہو رہا ہے اردو کے حوالے سے، اس کو پڑھیں، اس کو جانچیں، اور اس کے بعد اپنی روزمرہ کی زبان میں ان الفاظوں کا استعمال کریں، تو اردو ادب کی بہترین صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ اور موجودہ دور میں الحمدللہ بہت ایسے نام ہیں جنہوں نے خاص کر ہماری وادی سے ہی، ابھی مرحومہ ترنم ریاض صاحبہ نے پوری بیرون ریاست ہر جگہ انہوں نے اپنا نام کمایا، اور اس ادب کو بہت بہترین طریقے سے اس میں اپنا جو افسانوی ادب انہوں نے تخلیق کیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ صف اول میں ان کا شمار ہوتا ہے خواتین کے حوالے سے باہر بھی۔ اسی طرح مطلب اور بھی کئی نام ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم لکھ تو رہے ہیں اردو میں، لیکن اس کی پذیرائی باہر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ شاید یہی رہی ہے کہ ہم چیزیں نہیں ہو پا رہی، ہم نہیں لا پا رہے ہیں۔ مطالعے کی وسعت ہمیں جب مطالعے میں ہو تو قدرتی طور پر ہماری زبان میں بھی وہ دسترس ہوگی، اور ہمارا ادب، ہمارے ادب کے موضوعات بھی نئے سرے سے بننے شروع ہوں گے، اور ہم ماشاءاللہ آج بکھرے پڑے ہیں موضوعات، صرف ایک حساس آنکھ اور حساس کان کی ضرورت ہے۔ تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ ایک حساس قاری ہو، ہم پہلے ایک سنجیدہ قاری ہو، تبھی ایک سنجیدہ ادب بھی تخلیق ہوگا، اور ہو بھی رہا ہے۔ موجودہ دور میں بہت ساری لکھنے والی ہیں، جیسے نیلوفر میم ماشاءاللہ پرانی لکھاریوں میں سے ہے اردو میں، اسی طرح نکھت نظر صاحبہ ہے، اسی طرح ماشاءاللہ شعر ادب میں ہمارے یہاں پر ایک دگج نام ہے رخسانہ جبیں کا ہے، اور شبنم شائی نام ہے۔ یہ بہت اچھے اچھے نام ہیں جنہوں نے بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر اپنا نام بنا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کوشش جاری رہے گی، لیکن شرط وہی ہے کہ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں اس کے مطالعے کی اشد ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر رافیہ جی، جو کہ جس طرح سے آپ نے کہا مطالعے کی ضرورت ہے، جب تک انسان مطالعہ نہیں کرے گا تب تک
क्या दे पाएगा, तब तक वो क्या लिख पाएगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कीमती वक्त के लिए जो आपने आज के इस लाइव सेशन में हमें दिया और इतनी अच्छी शुक्रिया। मालूमात हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन। आपका भी शुक्रिया इकरा, बहुत अच्छा आपके साथ मेरा ये मतलब आपके साथ गुफ्तगू हुई। मुझे ये महसूस हुआ कि आप उर्दू अदब की बाकायदा मतलब अच्छी दस्तरस रखती लगाव हैं है, आप जी उर्दू जी, अदब की, लगाव उस है हिसाब मुझे से उर्दू आपने अदब के साथ, मुझे मेरा बहुत भी अच्छा लगा, लगाव और है। इस हिसाब से तो हमारा मुस्तकबिल रोशन है उर्दू के हवाले से, बहुत इंशाल्लाह। मैं शुक्रिया, ना बहुत उम्मीद नहीं हूँ। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया आपका बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत।